वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, हमने हमारी पिछली क्लास में बात की थी किस प्रकार 1815 की वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में जो कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे कि नेपोलियन के द्वारा जो भी चेंज किए गए थे उनमें से मोस्टली जो है चेंजेस को इन 1815 के बाद आए कंजर्वेटिव्स के द्वारा चेंज कर दिया गया। या फिर आप यूं समझिए कि 1815 के बाद मतलब नेपोलियन की जब हार हुई थी, नेपोलियन की हार के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, आजकल जो ऑस्ट्रिया है उसकी राजधानी वियना में एक कांग्रेस हुई जिसको आप कहते हैं वियना कांग्रेस। इस वियना कांग्रेस के द्वारा कंजर्वेटिज्म जो है उसकी शुरुआत की गई, यानी एक प्रकार से रूढ़िवाद को दोबारा से मौका दिया गया। 1815 से पहले नेपोलियन के द्वारा जो कुछ परिवर्तन किए गए उनमें से मोस्टली को रद्द कर दिया गया, लेकिन एक चीज थी कि नेपोलियन के द्वारा जो 39 स्टेट का एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाया गया था उसको अनटच रखा गया और मोस्टली को चेंज कर दिया गया। हम हमारे लास्ट जो है लेक्चर में अपने में ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार कंजर्वेटिव्स के द्वारा जो कुछ भी चेंज किए गए उसमें से मोस्टली चेंज ये थे कि लिबर्टी, फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम और इस प्रकार के जितने भी लिबरल थॉट्स थे, जितने भी लिबरल थॉट थे उन सब को जो है चेंज किया गया। बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी गई, चाहे आपका न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, प्लेस थे, उसके अलावा आपके कोई और सॉन्ग वगैरह थे, इन सब को जो है पूरे तरीके से कंट्रोल किया गया। सरकार या जब अब जो राजा बने थे ये वो राजा थे जिनको नेपोलियन ने युद्धों में हराया था और उसके जगह पर नेपोलियन के पूरे साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो 1815 की वियना कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि नेपोलियन के द्वारा युद्धों में जिन राजाओं की हार हुई थी उन राजाओं को दोबारा से स्थापित करना है, उन्हीं राजवंशों को फिर से सत्ता में लेके आना है। एक बार जब वो राजा सत्ता में आए तो उन्होंने फ्रांस की क्रांति 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद जितने भी चेंज हुए थे वो सारे परिवर्तन खत्म कर दिए गए और पूरे तरीके से यूरोप में अब निरंकुशता का शासन स्थापित होता है। अब जो यूरोप था वो ऑटोक्रेट बन चुका था। यूरोप के सभी नेशन जो थे, राष्ट्र थे, बल्कि राष्ट्र तक हम नहीं कहेंगे, यूरोप में जितने भी देश थे वो सारे के सारे अब ऑटोक्रेट बन चुके थे। एक व्यक्ति का शासन था, उसी के पास सारी पावर थी, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। तो एक बार नजर डालते हैं कि 1815 के बाद यूरोप में जिन जिन साम्राज्यों की स्थापना हुई आज उनको आप किस रूप में देखते हैं। तो हमारा जो लास्ट आपसे प्रश्न था, प्रश्न ये था कि वियना कांग्रेस के बाद यूरोप के मैप में क्या परिवर्तन आया। ये यूरोप है 1815 का और ये यूरोप है फिलहाल में। वर्तमान में जो आप यूरोप देखते हैं वो ये है और 1815 का यूरोप ये था। तो इस यूरोप के मैप में आप देखिए ध्यान से, आपको बताया गया था कि फ्रांस के साम्राज्य को, क्योंकि फ्रांस पे राज था नेपोलियन का, नेपोलियन जब 1815 की लड़ाई हारा, बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद इसके पूरे फ्रांस के साम्राज्य को बाकी सभी साम्राज्यों के द्वारा कंट्रोल किया गया, जिसमें आपका स्पेन इस साइड है, आगे आपका इंग्लैंड था, इधर आपका रसिया है और ये आपका पर्सिया और ऑस्ट्रिया वगैरह। इन सभी साम्राज्यों ने मिलकर यह प्रयास किया कि फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को इससे ज़्यादा एक्सपेंड ना कर सके, इसका विस्तार आगे ना हो, इसके लिए इसके अगल बगल में बहुत पावरफुल साम्राज्यों की स्थापना की गई। जैसे कि आप देखते हैं कि फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स की स्थापना हुई। आज तो नीदरलैंड ये अलग देश है, लेकिन उस समय क्या था, किंगडम ऑफ नीदरलैंड की स्थापना वो देखो बच्चों यहां पर हुई है। ये है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में नीचे आप ब्रुसेल्स को देखते हैं और वर्तमान में जो ब्रुसेल्स है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। ये आपका बेल्जियम और ये आपका नीदरलैंड और ये देखो फ्रांस रहा। तो फ्रांस के ऊपर आज आप दो देशों को देखते हैं और अगर ध्यान देखो ध्यान से तो यहां पर आपको दिखेगा लग्जेमबर्ग।
इसको आप चलो साइड में कर भी दें, कम से कम आपको 2 कंट्री दिखते हैं। लेकिन उस समय देखो क्या है, ये फ्रांस है और फ्रांस के ऊपर केवल एक साम्राज्य है। आपको बताया गया था कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में बेल्जियम को भी रखा गया था, ठीक है। तो फ्रांस के नॉर्थ में इस पावरफुल साम्राज्य का यहां पर जो है दोबारा से स्थापना की गई, नीदरलैंड का साम्राज्य। अगर आप इस रेड जो ये लाइन है इसके बीच में देखते हैं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी के वो 39 राज्यों का एक संघ है जिसको बनाया था नेपोलियन ने। लेकिन 1815 की जो वियना कांग्रेस थी उसके बाद इसको अनटच रखा गया था, ठीक है। और यहां पर इसको एक जगह दी गई जिसको आप बोलते हैं किंगडम ऑफ सैक्सनी। पढ़ लेना आप उसके अंदर, यहां पर इसको सैक्सनी का जो है साम्राज्य भी इस प्रकार सौंपा गया है, ठीक है। उसके बाद पोलैंड जो है, पोलैंड के हिस्से आपको पता है कि रसिया को सौंपे गए थे बहुत सारे। तो इसको आप यहां पर देख रही है, पोलैंड, ये आगे आपका रसिया आ चुका है। और इसके बगल में आप यहां पर देखते हैं इस येलो कलर में, यहां पर इसको आप कहते हैं ऑस्ट्रिया का साम्राज्य, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। और नीचे अगर आप देखें फ्रांस के किंगडम के साउथ में देखें आप इधर, यहां पर आपको मिलेगा पीडमोंट। जो हमारी प्रीवियस लेक्चर थे उस लेक्चर में एक स्लाइड आपको मिलेगी, या फिर आपकी बुक में खोल के देख लीजिए। 1815 की वियना कांग्रेस के बाद किस देश को क्या मिला है, आप उस पेज को खोल लीजिए और तब यहां से इसको मैच कीजिए। पीडमोंट देखो, पीडमोंट के साथ में किसको डाला गया है, जेनोवा। जेनोवा आजकल तो ये सारा इटली कहलाता है, पर उस समय देखो यहां पर ये पीडमोंट नाम से एक छोटा सा साम्राज्य यहां पर है जिसके अंदर जेनेवा को भी डाला गया है। फिर आपका ये शुरू होता है इटली का साम्राज्य है, ये रहा इटली है। यहां पर है किंगडम ऑफ सार्डिनिया। तो छोटे छोटे साम्राज्य इस प्रकार यहां पर हैं। और आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको मिलता है ओटोमन साम्राज्य। तो ये बच्चों उस समय का देखो मैप है और ये वर्तमान का मैप है। उस समय जो ओटोमन साम्राज्य आप यहां पर देख रहे हैं, उस ओटोमन साम्राज्य में एक यहां पर कंट्री बन चुका तुर्की। तुर्की जो था वो इस पूरे ओटोमन साम्राज्य का हेड हुआ करता। खैर ये आपका 1815 का मैप था और ये आपके वर्तमान यूरोप का मैप है। इन दोनों को आप जो है बहुत बारीकी से देख लेंगे और उसके बाद जो है हम इससे आगे चलते हैं। देखो इस पिक्चर में आपके सामने एक व्यक्ति है, अब जिसकी पूरी हिस्ट्री यहां पर चलने वाली है। उनका नाम है जोसेफ मैजिनी। जोसेफ मैजिनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833। 1833 का ये दृश्य यहां पर दिखाया गया है 33 में, जहां पर देखो जोसेफ मैजिनी वो जो है यंग यूरोप की यहां पर स्थापना की गई है। बर्न ये स्थान आजकल पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ये उसकी राजधानी है। तो ये देखो यहां पर आपको जोसेफ मैजिनी दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं ये मैजिनी कौन थे और इनका जो है यूरोप में क्या योगदान रहा। द एज ऑफ रेवोल्यूशन से 1830 से 1848 का समय, जिसको आप कहते हैं क्रांति का समय। यहां पर देखो 1830 का समय क्यों लिया गया। आप सबको पता है कि 1815 का समय था, 1815 में क्या हुआ था, वियना की कांग्रेस हुई थी। इसके बाद तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों का जो है हनन किया गया था। जो डेमोक्रेटिक राइट से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद निकल के आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वोट, इस प्रकार की बातें, फ्रीडम को आज़ादी, आपकी क्या नाम है, प्रेस की फ्रीडम, ऐसी ऐसी बातें, उन सब को जो है इस 1815 के बाद खत्म कर दिया गया था। और उसके बाद आपको पता होगा कि कुछ लोग थे जो लगातार इनकी डिमांड कर रहे थे, उनको बोलते लिबरल्स से। तो लिबरल्स के द्वारा जो है इस प्रकार के विचार फिर से फैलाए गए। जब वो लोग इससे परेशान हो चुके थे कि जब हमने इतनी अच्छी क्रांति की, उस क्रांति का कुछ लाभ हम मिला, और अचानक से 1815 में कुछ लोग आते हैं और कहते कि अब फिर से जो है आपको राजाओं के अंडर में जीना पड़ेगा। तो इन उदारवादियों को ये बात पसंद नहीं आई और उसके बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में एक क्रांति की शुरुआत होनी शुरू हो चुकी थी।
और वो क्रांति 1830 में स्टार्ट होती है, जिसको आप कहते हैं 1830 की यानी जुलाई की क्रांति। अब देखो इसका यहां पर अर्थ क्या निकलता है। एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। देखो, जिस प्रकार ये जो रूढ़िवादी शासन स्थापित हुआ, कंजर्वेटिव रेजिम्स आया, इन लोगों ने जिस प्रकार अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहा, वैसे वैसे यूरोप के कई देशों में इन उदारवादियों, इन राष्ट्रवादियों ने अपने आप को जो है कई प्रकार की क्रांति में जोड़ दिया। मतलब यह है कि जिस तरह ये कंजर्वेटिव अपनी पावर को बढ़ाएंगे, ठीक उसी प्रकार उदारवादी और राष्ट्रवादी भी जो है वो लगातार अपने अधिकारों की मांग करते रहे और इन्होंने एक नई क्रांति को जन्म दिया, जो यही नहीं यूरोप के बहुत सारे भागों में हुई, जैसे कि इटली, आपका इटालियन, जर्मन स्टेट, ओटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड, इन सभी देशों में इस प्रकार के जो है क्रांतिकारी विचार फैलने शुरू हुए। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। ये जो क्रांति थी, ये जो क्रांति है, इस क्रांति को करने वाले व्यक्ति कौन है? ये उदारवादी और राष्ट्रवादी व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति हैं पढ़े लिखे मिडिल क्लास के व्यक्ति। Among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle class। ये जो मिडिल क्लास है, ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, इसमें स्कूल के अध्यापक हैं, इसमें क्लर्क हैं, और इसमें जो हैं बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो ट्रेड करते हैं, दुनियादारी में घूमते हैं, जिन्होंने पैसा कमाया है और अब वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो इस प्रकार इस ग्रुप के द्वारा एक नई क्रांति को जन्म दिया गया, और अब देखते इस क्रांति का क्या परिणाम निकलने वाला है। The first upheaval took place in France in July 1830। जुलाई 1930 में इस प्रकार की पहली क्रांति होती है, वो भी फ्रांस में। ये देखो, फ्रांस आप समझ जाएं बच्चे, फ्रांस पूरे यूरोप का इंजन बन चुका था। यूरोप में जितने भी क्रांतिकारी विचार चल रहे हैं, वो सारे क्रांतिकारी विचार कहीं ना कहीं फ्रांस से आरंभ होते हैं। चाहे आपने देखा 1789 की फ्रांस की क्रांति देखी, उस क्रांति के कारण यूरोप के बाकी देशों में इसका परिणाम हुआ। अन्य देशों में भी इस प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड हुई। उसके बाद आप देखते हैं कि जब नेपोलियन आया, तो नेपोलियन ने जो कुछ भी चेंज किए, वे चेंज जो है इस प्रकार के थे कि जिससे लोगों में कहीं ना कहीं एक होने की भावना तो आई। तो इस प्रकार फ्रांस ने पूरे यूरोप के इंजन का काम किया है, और अब एक बार फिर बाजी फ्रांस ने मारी। सबसे पहली क्रांति इस प्रकार की जुलाई 1830 में फ्रांस से हुई। द बोर्बन किंग्स who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। देखो हुआ क्या। जिस प्रकार आपको पता होगा कि 1815 की जो कांग्रेस हुई थी, वियना सभा हुई थी, उस सभा का उद्देश्य क्या था? उन पुराने राजवंशों की स्थापना करना जिनको नेपोलियन ने हराया था, तो और या फिर जो फ्रांस की क्रांति के बाद जो हटा दिए गए थे। तो फ्रांस में क्या हुआ था, बोर्बोन किंग जो थे वो सत्ता में आए थे 1815 के बाद, काफी वर्षों के बाद। पहले वो इस समय तक फ्रांस के राजा हुआ करते, जब फ्रांस की क्रांति हुई इनको हटा दिया गया, और एक बार फिर जो है 1815 के बाद ये फ्रांस के राजा बनते हैं। जिस प्रकार ये राजा बने, इनको राजा बनाने में कंजर्वेटिव का बड़ा योगदान रहा। जो कंजर्वेटिव सोच के व्यक्ति थे उन्होंने इनकी स्थापना की, लेकिन अब इन क्रांतिकारियों ने इन राजाओं को जो है इस राजवंश को फिर से हटा दिया, और इसकी जगह पर एक संविधान के तहत राजा बनाया गया, और वो था लुई फिलिप। इससे कुछ बात याद आई। देखो 1789 में आपको पता होगा जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति के बाद भी, देखो मैं बात कर रहा हूं कि 9th क्लास की, 9th क्लास में आपका फ्रांस की क्रांति का चैप्टर है।
1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके बाद आप याद करो कि राजा को रखा गया था संविधान के अंडर में। तो वहां भी इस प्रकार का विचार आया था कि संविधान के तहत राजा ने काम करना है। आपको पता होगा उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुई 16। और जब लुई 16 और उसकी रानी एंटोनेट ने जब उसके बाद भी वो नहीं सुधरे, जनता पर कार्रवाई की, तब जनता ने उनको जो है मारा था। उन दोनों को फांसी भी दी गई थी। उसी प्रकार की एक घटना अब यहां पर हुई है। अब लुई फिलिप को संविधान के तहत जो है मोनार्क बना दिया गया है। मैटरनिक, जो ये मैटरनिक है, पता है ना ये मैटरनिक कौन था? ये कुछ समय पहले भी आया था, जो आपकी क्लास से पहले हुई थी, लेक्चर जो पहले वाला था उसके का जिक्र रहा था, आप देख लेंगे। मैटरनिक ने एक बार कहा, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। वही बात फिर हुई। ये कहते हैं कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि फ्रांस में जो कुछ भी होता है वो पूरे यूरोप के अंदर होता है। 1789 में आपने देखा जो क्रांति फ्रांस में हुई, जो चेंज फ्रांस में आए, उसका परिणाम पूरे यूरोप में हुआ। उसके बाद नेपोलियन ने फ्रांस में जो कुछ किया, उसका परिणाम पूरे यूरोप में हुआ। और अब 1830 में जो फ्रांस में हुआ है, उसका परिणाम पूरे यूरोप में होने वाला है। इसलिए मैटरनिक कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहता है ये। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। देखो, फ्रांस ने छींक मारी और जुकाम किसको हुआ? ब्रुसेल्स को जाके हो गया सर्दी। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लीड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जैसे ही जुलाई की क्रांति फ्रांस में हुई, इसका परिणाम कहां पहुंचा? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स ने कर दिए दंगे, वहां पर क्रांति शुरू हुई। उस क्रांति का परिणाम क्या निकला कि बेल्जियम को नीदरलैंड से अलग करवा दिया गया। देखो एक बार यहां पर मैं आपको एक मैप दिखाता हूं जो पहले दिखाया था। देखो, ये था किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, ये पूरा ये है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। अगर इसको यहां पर देखते हो तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। ये तो है नीदरलैंड और नीचे क्या है? बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो इसका मतलब है कि बेल्जियम पहले नीदरलैंड का पार्ट था। ठीक है। अब यहां पर जुलाई की क्रांति फ्रांस में हुई, फ्रांस ने छींक मारी और ठंड किसको लगी? ठंड लगी बेल्जियम वालों को। वहां पर इसका जुकाम पहुंच गया। अब बेल्जियम ने क्या किया? क्रांति करके कहा कि हम नीदरलैंड का हिस्सा नहीं हैं। तो हो गया परिणाम शुरू। ठीक है, तो कहता ही है मैटरनिक। अब देखो आगे और क्या इसका परिणाम होने वाला है। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। अब बात बहुत आगे बढ़ने वाली थी। अब तक हमने देखा था कि ब्रुसेल्स ने वहां पर क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति का असर हुआ, नीदरलैंड से अलग हुआ। अब देखो एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अब जो बात आगे बढ़ चुकी वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसने यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग को एक किया। यूरोप का जो एलाइट क्लास थी, पढ़ा लिखा जो वर्ग था, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना किसने पैदा की? वो पैदा की ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने। यानी जो ग्रीक में आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये ग्रीक की आजादी की लड़ाई पूरे यूरोप के जो पढ़े लिखे वर्ग है उसके अंदर एक अलग प्रकार की सोच पैदा करने वाली है। Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century। 15वीं शताब्दी से हम बात कब की कर रहे हैं? 1830 की। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चे 1830 की, और यहां पर बात चल रही है कि 15वीं शताब्दी से ग्रीस जो है ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। आपको याद है ओटोमन साम्राज्य? चलो एक बार फिर देखो, ओटोमन साम्राज्य ये था। देखो आपको ये दिखाया था बच्चे ओटोमन साम्राज्य, ये आपका ओटोमन साम्राज्य पूरा फैला हुआ है। इस ओटोमन साम्राज्य में
अगर आप यहां पर देखते हैं तो देखो ये पूरा ही इस प्रकार ये ओटोमन साम्राज्य है। और अगर आप यहां पर देखें, अब आपको एक अलग देश दिखाई देगा जिसको बोलते हैं ग्रीस। देखो ये रहा ग्रीस, ठीक है, जो कि उस समय आपके यहां पर है। अब तो ये ग्रीस किसका पार्ट है? ये ग्रीस पार्ट किसका है? ये पार्ट है ओटोमन साम्राज्य का। तुर्की के अंडर में मुसलमानों ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसको बोलते हैं ओटोमन साम्राज्य। और 15वीं शताब्दी में इस ओटोमन साम्राज्य ने ग्रीस पर कब्जा किया और तब से लेकर अब तक ये जो है ग्रीस इसका पार्ट है। 15वीं सेंचुरी से लेकर, कितनी पुरानी बात है देखिए। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked of a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821। तो 1821 में जो इसकी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है ग्रीक वालों की, वो आज़ादी की लड़ाई ऐसी थी कि उसने पूरे यूरोप को जो एक प्रकार से खंगोल के रख दिया कि तुम अब तक ये क्या कर रहे थे। राष्ट्रवाद की भावना असल मायने में वो यहां से पनपी है। देखो फ्रांस अपने आप में एक इंजन है, पूरा यूरोप का इंजन है वो, लेकिन एक इसको आपने नहीं भूलना है कि ग्रीक ने, ग्रीस के जो लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो शुरू 1821 में हुई, इससे वास्तव में जो है एक प्रकार के राष्ट्रवादी विचारों का जन्म हुआ। अब देखो कैसे। नेशनिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। जब ग्रीस के लोगों ने, जब ग्रीस के राष्ट्रवादी लोगों ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की, तो उनको सपोर्ट कहां से मिला? उनको सपोर्ट उन सभी ग्रीक से मिला जो इसके बाहर कहीं पर भी रह रहे थे। ऐसा मानो कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था 47 से पहले, तो क्या इसका अर्थ यह थोड़ी है कि भारत की आजादी की लड़ाई में सिर्फ भारतीयों का जो भारतीयों का योगदान था? ऐसे भी तो लोग थे जो भारत के बाहर रह रहे थे और वो भारत के लिए काम कर रहे थे। जब उनको पता लगा कि भारत में आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्रांतिकारी अपना बलिदान दे रहे हैं, तो दुनिया भर के तमाम देशों से भारतीयों ने सहायता की है। यहां पर भी सेम चल रहा है। जब ग्रीस ने अपनी आजादी की मांग उठाई, जब वहां के राष्ट्रवादी नेताओं ने ग्रीस की आजादी की बात कही, तो दुनिया के जिस भी जगह पर ग्रीक लोग रहते थे, वे अब जो है इस क्रांति का हिस्सा बनना चाह रहे थे। उन सब का सपोर्ट इनको मिला। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। और खास तौर पर उन पश्चिमी यूरोप के देशों का सपोर्ट भी मिला जिनको ग्रीक कल्चर से बहुत सिंपैथी हुआ करती। देखो ये ग्रीक कल्चर कौन सी है? ये ग्रीस इतना इंपॉर्टेंट क्यों था यूरोप के लिए? ये वही ग्रीस है जिसके बारे में आप जानते हैं कि जहां पर बहुत पहले ओलंपिक के गेम की शुरुआत हुई थी। ये उसी ग्रीस की बात चल रही है। ये वही ग्रीस है, ये ग्रीक लोग हैं, यूनान हैं, जहां से सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया। काफी उस समय के हिसाब से बहुत बड़े भाग को वो जीत चुका था। जहां पर अरस्तु बच्चे नाम सुना होगा, अरिस्टोटल, प्लेटो, सुकरात, जहां पर ऐसे दार्शनिकों का जन्म हुआ, जहां से इस प्रकार की एक शानदार संस्कृति यूरोप के अंदर फैली। अब पश्चिमी देशों ने इसके प्रति सिंपैथी दिखाई कि भाई इतनी शानदार संस्कृति के व्यक्तियों को गुलाम रहने का हक नहीं है, इनको अलग होना होगा। पोइट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब जो कवि थे, कलाकार थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो ग्रीस है, ये ग्रीस कोई सामान्य कोई देश नहीं है, ये वो ग्रीस है जिसे यूरोप की सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्रेडल क्या होता है? पालना, जिसमें बच्चे झूलते, छोटे छोटे बच्चे, पालना। तो इन कवियों ने कहा, इन कलाकारों ने कहा कि यूरोप की सभ्यताओं का तो पालना है ये, यहां से बहुत सभ्यताएं पनपी हैं, और जो सभ्यताओं का जन्म स्थान रहा है उसको गुलाम रहने का हक नहीं है। एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर।
तो इसलिए उन्होंने पूरी जनता को, पूरे यूरोप के लोगों को, खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे, उनको एक करना शुरू किया कि इस सभ्यता को अलग होना होगा और ये सभ्यता किसी मुस्लिम साम्राज्य का तो हिस्सा नहीं हो सकती। तो अब जो बात आ चुकी थी वो थी पुरानी उस ग्रीस सभ्यता की, कि वो कितनी महान सभ्यता थी, उसके गौरवमय इतिहास को दोबारा दिखाया जाना था। द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। ये एक अंग्रेजी कवि था, इंग्लिश पोइट, इसने फंड इकट्ठा किया और बाद में जो है वो इस लड़ाई का हिस्सा बना। वेयर इट डाइड ऑफ फीवर इन 1824। हालांकि 1824 में बुखार से इसकी मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी क्रांति का हिस्सा बना। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। आखिर में 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल, देखो बच्चे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। बहुत सारे बच्चे हिंदी के पढ़ने वाले होंगे तो इसको वो ध्यान रखें, इस चीज को बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, ये शहर है ये। तो यहां पर एक संधि होती है 1832 में और इसके बाद ग्रीस जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। तो ग्रीस का इस प्रकार से एक अलग से राष्ट्र बनना, इसने पूरे यूरोप के लिए एक मार्ग खोल दिया कि यूरोप में भी हमें और जगह पर इसी प्रकार के क्रांतिकारी विचारों को फैलाना होगा। और अब शुरू होता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यहां पर इस रोमांटिक का अर्थ ये नहीं है जो कई बच्चे अपने दिमाग में लगा चुके हैं। इस रोमांटिक का अर्थ यहां पर ये है आत्मीय प्रेम, जिसको बोलते हैं रूहानी, इसको रूहानी प्रेम कहते हैं। रूहानी प्रेम क्या होता है? जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं आत्मीय। रूहन, रूह जो होती है ना, रूह माने आत्मा, तो ये उसकी बात चल रही है। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, कैसे इस रूहानी कल्पना, इस आत्मीय कल्पना और इस राष्ट्र की जो भावनाएं हैं उसका आपस में क्या संबंध है। देखो अभी, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये जो राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद का विकास सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि युद्ध लड़े गए। ठीक है, युद्धों के दम पर भी अपने जो है साम्राज्य की स्थापना हुई, उसके राष्ट्र की स्थापना हुई, लेकिन सिर्फ यही नहीं थी, इसके अलावा कोई और चीज भी है जिसने राष्ट्र के योगदान, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। वो है आपका रोमांटिक इमेजिनेशन। देखो अभी क्या था, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर एक राष्ट्र की आप बात करते हैं तो उस राष्ट्र के लिए कल्चर होना बहुत जरूरी है। कल्चर होती है आपकी संस्कृति, और कल्चर अगर आपने जाननी हो तो वो बिल्कुल आम लोगों में दिखती है। जो आम लोग जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो वो चाहते हैं, असल कल्चर तो वही होती है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ ए नेशन। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। देखो, इन आइडियाज ने, कला ने, कविताओं ने, कहानियों ने, संगीत ने, गानों ने राष्ट्र की फीलिंग को तैयार करने में बहुत हेल्प की कि एक राष्ट्र क्या चाहता है। लेट अस लुक एट ए रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। एक बार इसको देखते हैं कि ये रूहानीवाद क्या होता है, कैसे इसने जो है एक भूमिका निभाई राष्ट्र के निर्माण में। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। इन लोगों ने क्या किया, ये जो रूहानी कलाकार हैं, इन रूहानी कलाकारों ने रीजन, कारण, तर्क, तो तर्क होता ना, तर्कवाद और विज्ञान को इन्होंने क्रिटिसाइज किया।
देखो, रूहानी होता है कि आत्मा, आत्मीय प्रेम, भगवान से रिश्ता, इस प्रकार की बातें। जब इस प्रकार की बातें आती है फिर तर्क पीछे रह जाता है। तर्क और जो साइंस है वो कहीं ना कहीं इस चीज के काउंटर में होते हैं। साइंस मांगती है सबूत, और जो रीजन है तर्क कि क्या रीजन है इसका, ये रीजन वाली बात जो होती है ये इस रूहानी चीज से अलग होती है। जो भक्त लोग होते हैं, भक्ति में डूबे हुए, कुछ ज्यादा ही भक्ति में डूबे जो लोग होते हैं, भगवान के प्रति अटूट प्रेम या किसी और के प्रति अटूट प्रेम, वे हमेशा रीजन और साइंस से दूर भागते हैं। तो उनका रीजन से और साइंस से कोई मतलब नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन रूहानी कलाकारों ने तर्क और विज्ञान को जो है उसकी आलोचना की, एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। इन्होंने इस तर्क और विज्ञान की बजाय किसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया? ध्यान केंद्रित किया कि इमोशंस के ऊपर, भावनाएं क्या कहती हैं, अंदर की आवाज क्या कहती है, आत्मा की आवाज क्या कहती है। देखो, अगर बात कहें, मैं इनके हिसाब की अगर बात करूं तो ये कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ये हो, वैसे कह रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ये जो रोमांटिक जो आर्टिस्ट होते हैं ये इमोशंस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि ये हो, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। भाई दिल, अब मान लिया ठीक है, मेरे दिल में ये विचार आया। अगर इसको हम साइंस के हिसाब से लेकर चलें, साइंस और रीजन क्या कहता है, तो साइंस वाले क्या बोलेंगे, भाई दिल में विचार थोड़ी आता है, विचार दिल में कैसे आया। अगर साइंस को लेकर चलें तो साइंस वाला क्या बोलेगा और रीजन वाला क्या बोलेगा, दिल में विचार कैसे आया, विचार तो आपके दिमाग में आता है। और ये क्या बोलते हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए विचार आया, मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर छपी है। भाई बताओ, ये पूछेगा कैसे, कैसे पूछेगा, तो कैसे। अब कैसे का जवाब थोड़ी होता है इनके पास। इमोशंस जो होती है ना, इमोशन अलग एक मैटर होता है। इमोशन की जब बात आती है तब रीजन और साइंस जो है वो पता नहीं कहां चले जाते हैं। और जहां पर रीजन और साइंस है फिर वहां पर कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन, ये मिस्टिकल फीलिंग्स, आत्मा परमात्मा का प्रेम जो होता है, इस प्रकार की भावनात्मक जो बातें होती हैं, तो इनका और इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। अब कहने को तो कह दिया कि मेरे दिल में ये विचार आया, अगर लॉजिक लगाएं तो भाई नहीं आता। फिर तो सिंपल सी बात है, कैसे आएगा, या विचार तो आपके दिमाग में आते हैं ना। फिर तो ये कहना पड़ेगा मेरे दिमाग में ये विचार आया, लेकिन इमोशंस की बात है। खैर, their effort was to create a sense of a shared collective heritage, a common cultural past as the basis of a nation। देखो उन्होंने क्या बात कही, ऐसा नहीं कि ये तर्क को ध्यान देते नहीं, साइंस के प्रति कोई ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं किया होगा। इन्होंने देखो राष्ट्र को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये रियलिटी है कि एक बड़ी जनता, देश चाहे कोई भी हो, उस देश की एक बहुत बड़ी जनता वो इमोशन पे चलती है, वो तर्क पे नहीं चलती कि आपका रीजन, आपकी साइंस क्या कहती है। रीजन और साइंस पर चलने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा करने वाले तो लोग बहुत कम होते हैं। बाकी जो आपकी जनता है, जो आपका लगभग जो देश बच गया, वो चलता है आपके इमोशंस पे, भावनाओं पे। तो इन्होंने इसी चीज पर जोर दिया कि अगर इस पूरी बड़ी भीड़ में, जो कि मेजोरिटी इन्हीं की है, अगर इनमें हमने राष्ट्रवाद का प्रेम जगाना है तो उसके लिए इनके हिसाब के तरीके लेने होंगे। और इनके तरीके क्या हैं? इमोशंस, इनकी भावनाओं को पकड़ना होगा कि क्या चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, जो उन सब में कॉमन चीज थी कि सब किससे प्रेम करते हैं। कोई तो रहा होगा, कोई राजवंश, कोई जमाना, कोई व्यक्ति, कुछ तो रहे होंगे जिसको ये मानते होंगे। एक कॉमन कल्चर, कोई तुम्हारा पास्ट कि तुम पहले बहुत बढ़िया थे। एग्जाम्पल ग्रीस की बात आई तो ग्रीस के केस में क्या था कि ग्रीस की जो वहां कल्चर थी बहुत पहले की, बहुत महान कल्चर थी।
तो लोग उन बातों को भूलते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी देश पर कोई और देश जब राज करता है तो वो जो देश जो बाहर से आए कोई लोग थे जो उसके ऊपर राज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया, जब इंडिया पे जब राज हुआ, चलो हम यहां पर लेते हैं। देखो मान लिया कि भाई जब इंडिया पे अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेजों ने बहुत कुछ चेंज किया अपने हिसाब से। उन्होंने इंग्लिश को भारतीयों पर थोपा, उसमें पता नहीं क्या ना क्या पढ़ाया उनके फायदे के लिए, और जो हमारी जो कल्चर थी उसको पीछे करते गए। हमारी कल्चर को वो बिल्कुल ही जो है डिग्रेड करते गए, भुलाते गए अपनी बुक्स के द्वारा, निकालते रहे पीछे। लेकिन ये थोड़ी है कि सारा देश उनकी बुक पढ़ता होगा। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, अपने दादा से अपने पिता से वो कहानियां सुनते रहते हैं, वो चली आ रही है पीढ़ियों से, वो सुनाते हैं कि ये था उस जमाने में ये हुआ था। तो वो एक अलग कल्चर बन जाती है। बच्चों नॉर्मली क्या होता है, दो प्रकार का इतिहास रहता है। एक वो इतिहास है जो देश में ऊपर ऊपर घूमता है, जो आप बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, और एक हिस्ट्री वो होती है जो जनता के भीतर भीतर घूमती है, जिसको आप किसी बुक में नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां पर कोई लॉजिक वगैरह उसका नहीं मिलता है, कोई रीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, उसके ऊपर कोई साइंस काम नहीं कर पाती है। लेकिन लोगों में तो वो घूमता रहता है कहानियों के तौर पर। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल झूठा होता वो, उसमें कई बातें सच भी होती हैं लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कोई सबूत नहीं होता है, लेकिन लोगों की फीलिंग जुड़ी होती है उससे। उसमें कुछ लोकल हीरो होते हैं, कोई लोकल हीरो हैं, कोई कहानियां उनके आसपास की होती हैं, ऐसे गाने होते हैं जो सबको एक साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे कई सारे गाने हैं, आप जहां पर भी रहते हैं वहां पता होगा, कुछ पता कर लेना अपने माताओं से, दादी से, नानी से। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो शादी ब्याह के अवसर पर या किसी खास मौके पर गाते, और वो सब जगह वो कॉमन से होते हैं, सब जगह पर। तो मतलब कुछ ऐसी एक कल्चर होती है जो नीचे चलती है, नीचे नीचे। आप चाहे कहीं के भी निवासी हो, एक बड़े एरिया में वो कॉमन कल्चर रहती है। तो ये जो पास्ट था हमारा, वो हमारी जो पीछे की जिंदगी थी शताब्दियों पहले की, वो कहानियों में हमारे पास पहुंचती रहती है। और इन रूहानी कलाकारों ने क्या किया, उसी पुरानी चीजों को उनको उठा लिया कि जो लोगों के अंदर जो दिलों में थी। अब मैं इनके हिसाब से बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ा तर्क को साइड में कर दिया है क्योंकि बात चल रही है रूहानी की। तो इनके अनुसार क्या कि जो बात इनके दिलों में थी उसको इन्होंने जो है आगे लेके आए। यहां आप देखें इस फोटो में, इस पिक्चर ने वास्तव में आप कहते हैं कि ग्रीस वालों को बिल्कुल झकझोरा। देखो पिक्चर्स बहुत कुछ कहती हैं, जितना आपके शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा एक चित्र कहता है। और चित्रों से अधिक कौन कहता है, चलचित्र, जिसको यानी फिल्म कहते हैं। आपको याद क्या रहता है, एक तो आपको 3 घंटे की फिल्म दिखाई जाए और एक आपको 3 घंटे जो है लगातार पढ़ाया जाए, तो ज्यादा आपको याद रहेगा 3 घंटे की फिल्म के सीन कि कब कब क्या क्या हुआ, क्योंकि वहां पर जो चित्र थे वो आपके सामने चल रहे थे। वो बेस्ट तरीका होता है। खैर देखो इस पिक्चर ने क्या किया, और खास तौर पर जब लोग अनपढ़ हों, देश का एक बड़ा हिस्सा जनसंख्या जब अनपढ़ हो, तो उन अनपढ़ लोगों में सबसे मेन चीज क्या है कि वो सिंबल्स के द्वारा बात करते हैं। तो यहां पर देखो द मैसाकर एट कियोस, इस पेंटिंग में उस घटना का जिक्र है कि एक जगह है कियोस जहां पर नरसंहार हुआ। द फ्रेंच पेंटर, उसका जिक्र है ये डेलाक्रोइक्स। देखो ये रहा, डेलाक्रोइक्स was one of the most important French romantic painters। तो फ्रांस के जितने भी रोमांटिक पेंटर थे उनमें से एक ये हैं। एंड दिस ह्यूज पेंटिंग, देखो पेंटिंग बहुत बड़ी है, लगभग देखो 4.25 मीटर से लेकर जो है इस प्रकार, ये मतलब करीब करीब आप मानो कि 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है, बहुत बड़ी पेंटिंग है। इसमें क्या दिखाया है, depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of Chios।
इस पेंटिंग में दिखाया है कि जब तुर्कों ने आक्रमण किया, ये तुर्क हुआ करते मुसलमान, और ये इनका साम्राज्य हुआ करता तुर्की, यहां के थे, इस मूल के थे, और तुर्की के अंडर में जो मुसलमानों का साम्राज्य बना था उसको आप कहते हैं ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य। ये उसकी बात कर रहे हैं कि जब तुर्कों ने जब ग्रीस पे आक्रमण किया तो करीब करीब 20,000 ग्रीक्स को बहुत बुरे तरीके से मारा, एंड बाय ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। इस कलाकार ने क्या किया, देखो जिनकी हत्याएं हुई उसमें इसने फोकस किया बच्चों और महिलाओं के ऊपर, कि बच्चों और महिलाओं को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया। देखो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी बात आती है बच्चे की, एक तो ये बच्चा और एक भाई महिला, इन दोनों के प्रति हम ज्यादा ही भावुक होते हैं कि हमारे परिवार में बच्चों को कुछ हो जाए और परिवार की कोई महिला, देखो समाज कोई भी रहा हो, हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, सभी सम्मान करते हैं। महिलाएं हम मानते हैं कि हमारे घरों की इज्जत होती है, हमारे समाज की इज्जत होती है। तो जब उस महिला को, उस बच्चे को, बच्चा देश का भविष्य होता है, जब बच्चे और महिला के ऊपर कोई आंच आती है तो उससे जो है हमें दर्द ज्यादा होता है, गुस्सा काफी आता कि बच्चे के ऊपर क्यों किया, महिलाओं पर वार क्यों किया, तो ऐसी बातें आती हैं। तो इन रूहानी कलाकारों ने इन दोनों को अपना मुद्दा बनाया। क्या कहते हैं ये, बाय ड्रामेटाइजिंग, ड्रामेटाइज माने बहुत ही अलग तरीके से पेश करना, ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट फोकसिंग ऑन द सफरिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूजिंग वाइविड कलर्स। इन्होंने इनकी जो घटनाएं थी इसको दिखाने के लिए बहुत ही चटक रंगों का प्रयोग किया है, बहुत ही तीखे रंग कि लगे कि सामने साफ दिखे। अगर इस पेंटिंग में सारे एक प्रकार के रंग होते तो उतना ही लगती नहीं बढ़िया पेंटिंग कि इसमें कुछ दिखाया गया है। लेकिन जब आप इस पेंटिंग को देखते हैं तो देखिए इस पेंटिंग में इसने जानबूझकर कहीं कहीं पर ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया था कि आपको सब कुछ बिल्कुल आपके सामने दिखे। अब ये जो कलाकार हैं क्या करते हैं, सॉट टू अपील टू द इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स एंड क्रिएट सिंपैथी फॉर द ग्रीक्स। तो इन्होंने डेलाक्रॉक्स ने क्या किया, ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया और जानबूझकर उन पे इस्तेमाल किया जो कि महिला और बच्चे हों, ताकि हमारा ध्यान तुरंत जाए कि देखो किस प्रकार ये सफर कर रहे हैं। आप इनके चेहरों को देखिए, यहां पर आप देखिए इनके चेहरे किस प्रकार ये देखो दिखाई दे रहे हैं। चेहरे देखो ध्यान से आप, इनके चेहरों पर अलग से ही आपको दिख जाएगा कि कितनी परेशानी में है। यहां देखो इस प्रकार से। तो इस कलाकार ने जानबूझकर जो है इस प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया ताकि इनकी भावनाएं ज्यादा सामने दिखाई दें, ताकि बाकी यूरोप के व्यक्तियों में गुस्सा भरे इमोशंस जागें। तो पिक्चर्स के द्वारा जो है इन रूहानी कलाकारों ने बहुत कुछ इस प्रकार कहने का प्रयास किया। तो बच्चे इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।